आज का जो मेरा व्याख्यान है वह है रीतिकालीन कवि मतीराम। आज के व्याख्यान में मतीराम का व्यक्तित्व परिचय और काव्य परिचय, इस पर मैं चर्चा प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, जो लगभग 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक का समय है, उसको रीतिकाल के नाम से जाना गया है। इसमें सामान्य रूप से श्रृंगार परक लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। इस कारण इसके नामकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद रहा है। नामकरण की दृष्टि से इसके अलग अलग नाम विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल की संज्ञा दी है। श्रृंगारिकता इस काल की विशेषता रही है और इस विशेषता को आधार बनाकर ही इस काल के कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं। श्रृंगार रस को महत्व देते हुए श्रृंगार रस निरूपक कवि के रूप में मतीराम को हम जानते हैं। श्रृंगार रस को रस शिरोमणि मानकर, रसराज मानकर, उसी का आद्योपांत वर्णन करने वाले आचार्यों में मतीराम सर्वप्रथम है। मतीराम का जन्म 1604 ईस्वी के लगभग उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर के बनपुर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ त्रिपाठी था। ये सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश राव भाव सिहारा, कुमायूं नरेश ज्ञानचंद, बुंदेलखंड स्थित श्रीनगर नरेश स्वरूप सिंह बुंदेला आदि अनेक राजाओं के आश्रय में रहे। इन राजाओं के दरबार में इन्होंने अपनी काव्य रचनाएं प्रस्तुत की। उनके दरबारी कवि के रूप में ये विद्यमान रहे। इनके द्वारा रचित 8 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो इस प्रकार है: फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। इनमें लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार अब उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध ग्रंथों में फूल मंजरी की रचना फूल मंजरी है, जिसकी रचना जहांगीर के आज्ञा से 16 से 19 ईस्वी में की गई थी और ललित ललाम की रचना राजा भाव सिंह के आश्रय में सन 1661 से 64 के बीच मतीराम ने की थी। सतसई की रचना किन्हीं भोगनाथ के आश्रय में रहकर उन्होंने 1681 ईस्वी के आसपास की थी। राजा ज्ञानचंद के आश्रय में रहते हुए 1690 ईस्वी में मतीराम ने अलंकार पंचाशिका की रचना की और राजा स्वरूप सिंह बुंदेला के आश्रय में रहकर 1701 ईस्वी में उन्होंने वृत्त कौमुदी की रचना की। रसराज का रचना काल 1633 से 43 के बीच स्वीकार किया जाता है। यह किसी आश्रयदाता के आश्रय में नहीं लिखा गया। इस रचना के संदर्भ में विद्वानों में एक किंवदंती है कि चिंतामणि और भूषण के सहोदर रूप में स्वीकार करते हुए अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी को किन्हीं अन्य मतीराम की रचना कहते हैं, किंतु नवीन शोधों के
ने इसको भ्रामक सिद्ध कर दिया है। कुछ विद्वान किंवदंती के आधार पर चिंतामणि और भूषण के सहोदर रूप में स्वीकार करते हुए अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी को किन्हीं अन्य मतिराम की रचना कहते हैं। लेकिन इस पर शोध हुआ है और जो शोध हुए हैं उससे यह स्पष्ट हो गया है कि यह भ्रामक है। जो रसराज है वह रीतिकालीन कवि रस निरूपक कवि मतिराम की रचना ही है। रसराज में श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायक नायिका भेद का विवेचन मतिराम ने किया है। इसमें दोहों, कवित्तों और सवैयों में उक्त विषय को बहुत ही मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कवि ने आरंभ में नायिका और नायक को श्रृंगार के आलंबन रूप में स्वीकार करते हुए क्रमशः दोनों का निरूपण भानुदत्त की रसमंजरी और रहीम के बड़वे नायिका भेद के आधार पर किया है। इसके पश्चात आलंबन के ही प्रसंग में दर्शन के स्वप्न, चित्रादि भेदों, उद्दीपनों, अनुभावों, सात्विक भावों तथा श्रृंगार के संयोग वियोग नामक भेदों का वर्णन भी रसमंजरी के आधार पर किया है उन्होंने। संयोग के प्रसंग में 10 भावों का वर्णन भानुदत्त की रस तरंगिणी तथा विश्वनाथ के साहित्य दर्पण का आश्रय लेकर उन्होंने किया है। विप्रलंब श्रृंगार के भेदों तथा काम की 10 अवस्थाओं का वर्णन पुनः उन्होंने रसमंजरीकार की सहायता से लेकर ही किया है। लक्षण दोहों में है, आधार ग्रंथों के अनुवाद अथवा छायानुवाद है तथा विषय निरूपण की दृष्टि से ये अपने आप में पर्याप्त स्वच्छ कहे जा सकते हैं। उदाहरण सरिस कवित्तों, सवैयों अथवा दोहों में है तथा सभी प्रकार के लक्षणों के अनुरूप है। मतिराम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह संस्कृत ग्रंथों का आश्रय लेते हुए भी उनका अंधानुकरण नहीं किया है उन्होंने। इसीलिए उन्होंने रसमंजरीकार द्वारा वर्णित गुप्ता नायिका के 3 भेदों में वर्तिष्यमाण और वृत्तवर्तिष्यमाण नामक भेदों का करुण विप्रलंब और मरण नामक काम दशा को एक ओर जहाँ छोड़ दिया है, वहीं दूसरी ओर हिंदी आचार्यों द्वारा परिगणित आगत पतिका नामक नवीन नायिका का सफल निरूपण किया है। विवेचन के संबंध में यह बात थोड़ा मतिराम के संदर्भ में खटकती है कि श्रृंगार के सभी अंगों का मनोयोग पूर्वक निरूपण करते हुए भी रस परिपाक के लिए अनिवार्य कहे गए संचारी भाव का उन्होंने उल्लेख नहीं किया है। रसराज के उदाहरणों का वर्ण विषय भी श्रृंगार ही है, फिर भी उसमें अन्य ग्रंथों में मतिराम ने राज प्रशस्ति को भी अपनी कविता का विषय माना है। कवित्व की दृष्टि से इन दोनों विषयों में से संबंध रचनाएं अत्यंत सरस है। कवित्व की दृष्टि से ये दोनों रचनाएं जो है वह अत्यंत सरस है। कल्पना के सहज व्यापार ने बिंबों को आकर्षक एवं भव्य बनाया है। मतलब जो कवि की जो दृष्टि है वह बहुत ही सूक्ष्म इसमें दृष्टिगत हो रही है, जिस कारण यह रचना अत्यंत सरस है। कल्पना के सहज व्यापार ने बिंबों को आकर्षक एवं भव्य ही नहीं बनाया है, अपनी अकृत्रिम सूक्ष्मता द्वारा उनके रचयिता को उत्कृष्ट कलाकारों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब उन्होंने बिंबों का ऐसा सुंदर और सम्यक प्रयोग किया है अपने काव्य में, जो उसकी कृत्रिमता जो है उसको दूर करता है और रचनाकार की उत्कृष्टता को वह प्रमाणित करता है। इस प्रकार उनकी रचना श्रेष्ठ रचना सिद्ध होती है।
श्रेष्ठ काव्य की श्रेणी में परिगणित होती है। संयत वाणी में मर्यादित श्रृंगार का, ओजमयी वाणी में राज प्रशस्तियों की अभिव्यक्ति स्वच्छ भाषा से जिस प्रकार से हुई है वह अनेक कवियों के लिए आदर्श रही। मतलब जहाँ उन्होंने श्रृंगार का वर्णन किया है वहाँ हर तरह का श्रृंगार वर्णन करते हुए भी उन्होंने भाषा की मर्यादा पर ध्यान रखा है कि कहीं भी भाषा में किसी प्रकार की उच्छृंखलता नहीं दिखाई देती है। और जब वे अपने राजा की प्रशंसा में वे काव्य करते हैं, काव्य लिखते हैं, तो उसमें ओज है वह कहीं भी चाटुकारिता या चापलूसी का द्योतक नहीं प्रतीत होता है। यह मतीराम की अपनी अलग पहचान है, उनकी खास कवित्व शक्ति है। छंदों में विषयानुरूप संगीत की सृष्टि से बिंबों और उनकी अभिव्यक्ति को जिस तरह उन्होंने ग्राह्य बनाकर प्रस्तुत किया है वह अद्वितीय है और इस तरह का वर्णन अन्यत्र दुर्लभ है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियों में देखा जा सकता है कि किस प्रकार कवि मतीराम ने छंदों का विधान किया है। कुंदन कोरंग फीको लागे, झलके सब अंगन चारु गुराई, आँखिन में अलशान अलशान, चितौनी में मंजु बिलशान की सरसाई, कोबिन मोल बिकात नहीं, मतीराम लहे मुस्कान मिठाई, ज्यो ज्यो निहारी नेरे हवे नैननी, त्यों त्यों खड़ी निकरे से निकाई। इस प्रकार कवि मतीराम की जो काव्य है, काव्य कला है, उनकी जो रचना प्रस्तुति है, छंदों का जो विधान है, भाषा की जो चारुता है, वह उनके काव्य को अन्यतम बनाती है। और जिस तरह उन्होंने श्रृंगार को अपने काव्य में समेटा हुआ है, वास्तव में रस को, श्रृंगार रस को उन्होंने अपने काव्य में सिद्ध कर दिया है। तो इस तरह कवि मतीराम श्रृंगार रस निरूपक रीति कवि के रूप में जो जाने जाते हैं, उनका जो नामकरण किया गया है वह पूरी तरह से उनमें परिलक्षित होता है। तो इस तरह आज हमने कवि मतीराम का एक सामान्य परिचय देखा, उनकी रचनाओं के संदर्भ में जानकारी हासिल की और आज का व्याख्यान अब यहीं समाप्त होता है। मतीराम के काव्य के संदर्भ में उनके सभी काव्यों का अलग अलग संक्षिप्त परिचय अब मैं अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूंगी। तो आज का जो हमारा व्याख्यान है वह यहीं पे समाप्त होता है।